दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है, उनको नहीं समझा है, तो आप उनको जाके हमारे चैनल के ऊपर समझ सकती हैं। ठीक है, तो कल वाले पार्ट को हमने यहाँ पे एंड किया था और मैंने आपको लोकेशंस के बारे में बताया था आपकी इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, उसी के साथ में यार अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम रह गया था, वो बताते हैं आपको कि जो आपका वर्ल्ड है वहाँ पे जो आपके आयरन ओर हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूरोप के रीजन आपके रहती हैं, यहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका का रीजन रहता है, कुछ हमारे इंडिया के रीजन रहते हैं। फिर यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट की हेल्प से शो कर रखी हैं और कनेडा का रीजन यहाँ पे शो कर रखा है। उसके बाद कुछ आपके अमेरिका के रीजन्स यहाँ पे आते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो कुछ ये वाला रीजन्स आपके यहाँ पे इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ में आप इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं, आपके याद करने की बात बेसिकली रहने वाली है। बाकी चलो यार, अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे जमशेदपुर को। तो यहाँ पे कहता है बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। कि भाई आपके 1947 से पहले सिर्फ एक ही आपका स्टील प्लांट हमारी कंट्री के अंदर था, जो था आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव सेट अप Werrell Iron and Steel Plant. Tisco was started in 1907 at Sakchi near the confluence of the river Subarnarekha and Karkai in Jharkhand. Later on, Sakchi was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center of the country. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी वो भी इनिशिएटिव ले रही थी फैक्ट्रीज़ को सेट करने को लेकर, आपकी आयरन स्टील प्लांट को सेट करने को लेकर। तो उस वजह से उन्होंने टिस्को की यहाँ पे हेल्प भी की। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि आपके 1907 के राउंड का जो टाइम था, जो आपका साक्षी नाम की यहाँ पे एक रिवर थी, मतलब कि ये जो आपकी सेट करी गई थी ना आपकी इंडस्ट्री, ये सुबरनेखा और कारकाई रिवर जो आपकी झारखंड में पड़ती थी उस टाइम पे, वहाँ पे सेट की गई थी। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका साक्षी नाम की जगह थी, इसका नाम आगे चल के बदल के आपका जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताता है कि अगर हम आपको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो जो आपका जमशेदपुर है वो सबसे कन्वीनियंटली यहाँ पे माना जाता है आयरन और स्टील सेंटर हमारी कंट्री के अंदर, कि यहाँ पे सबसे अच्छे सिस्टम आपका रहता है अगर हम इंडस्ट्री यहाँ पे लगाते हैं तो। ठीक है जी, अब एक सेकेंड, यहाँ पे हम सभी को मैप भी दे रखा है। एक सेकेंड में जूम करके देखता हूँ इसको। ये रहा, देखो। अब ये आपका साकची रीजन हो गया, जिसका नाम हमने बाद में जमशेदपुर कर दिया है, ये तो आप सभी को पता लग ही चुका होगा। और ये देखो आपकी कारकाई नदी यहाँ से कैसे जा रही है, ये जो ब्लू ब्लू का आपको शो कर रखी है आपकी नदी है। उसके बाद यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स, टाटा स्टील वर्क्स और यहाँ पे आपके रेलवे ट्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसे पूरे मैप को स्टडी कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ पे ऑरेंज किस तरीके से शो कर रखे हैं, ये आपके रोड्स हैं और रेलवे आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, बाकी चलो यार, अब हम आगे देखते हैं। सो अब आगे आप सभी को कहता है साकची वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। कि भाई जो साकची थी उसको ही क्यों चुना अब स्टील प्लांट यहाँ पे लगाने के लिए, इसके पीछे बहुत सारे हम लोगों को कारण देखने को मिलते हैं। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। कि भाई ये जो आपका यहाँ पे जगह है ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पड़ती है आपकी जो काली माती स्टेशन है आपका बंगाल और नागपुर रेलवे लाइन का। ठीक है, इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। कि भाई आपकी कलकत्ता के भी नज़दीक पड़ती है, साथ ही यहाँ पे इसके नज़दीक हमें आयरन ओर देखने को मिलता है, कोयल भी देखने को मिलता है, जो खदानें होती हैं हमारे कोयले की, और मैग्नीज भी मिल जाता है। This provide a large market. Tisco gets coal from Jharaiya coal fields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kalkari and Subarnarekha river ensured sufficient water supply. Government initiative provide adequate capital for its later development.
अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपकी टिस्को है उसको आपके जो झरैया की कोयल की खदानें हैं वहाँ से उसको कोयला मिल जाता है, साथ ही जो आयरन होर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैग्नीस हो गया, वो उसको उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। फिर यहाँ पे बताता है कि जो आपकी कलकारी नदी है, सुवर्णरेखा नदी है, ये दोनों यहाँ पे हेल्प करती हैं पानी की सप्लाई के लिए फैक्ट्री के अंदर, और उसी के साथ में कुछ आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो इंसेंटिव इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से यार ये इनकी जो कैपिटल की डिमांड थी वो लेटर उस टाइम पे पूरी हो पाई। अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। फिर बताता है इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेट अप आफ्टर टिस्को, दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर। कि भाई आपके जमशेदपुर में टिस्को के बाद और भी बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पे सेट हुई जो कि प्रोड्यूस करती थी, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती थी, कुछ लोकोमोटिव पार्ट्स यानी कि जो चलने में हमारी हेल्प करती हैं उस पार्ट्स को बनाती थी, कोई एग्रीकल्चर के लिए हमारे जैसे ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं उनको बनाती थी, मशीनरी बनाते थे, ट्राई प्लेट्स बनाते थे, और आपकी जो केबल होती हैं, वायर्स होती हैं, वो भी बनाने वाली फैक्ट्री वहाँ पे सेट होने लगी। फिर बताता है विद द हेल्प ऑफ एन एटलस आइडेंटिफाई सम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड मार्क देयर लोकेशंस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। कि आप एक एटलस की मैप की बुक लेके आओ, या फिर आज तो आपके पास गूगल पे है, वहाँ पे आप चेक करने की कोशिश करो कि आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं, फिर उनको हमारे इंडिया के मैप के ऊपर लोकेट करो। ये आपका आज का असाइनमेंट रहने वाला है, ठीक है। अब बताता है द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। It is an important steel city of the United States of America. The steel industry is at Pittsburgh enjoy local location advantage. Some of the raw materials such as the coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at the Minnesota from about 500 km from the Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes waterways trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh. The Ohio, the Monongahela and the Allegheny rivers provide adequate water supply. अब देखो यार, यहाँ पे आप सभी को बेसिकली आगे ये बातें समझाता है कि भाई जो हमारी डेवलपमेंट हुई यानी कि हमारी आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री थी उसने भाई जो बाकी हमारी दूसरी फैक्ट्रियाँ थी उनके हमारे देश में आने के लिए रास्ते खोल दिए। अब वो कैसे खोलती है, क्योंकि जो बेसिक आपकी चीज़ें होती हैं, मशीन्स प्रोवाइड करना, मशीन आपकी किससे बनती है, आयरन से बनती है, तो यार ये सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसी इंडस्ट्री से पूरी हो सकती थी, और उस वजह से फिर आपकी जो दूसरी इंडस्ट्रियाँ थी वो भी हमारी कंट्री के अंदर आना स्टार्ट हो गई, और इस वजह से हमारी जो डेवलपमेंट थी वो आगे बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता है कि भाई आपकी जो ये थी ना आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके साथ साथ इसने छोटी छोटी आपकी और भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी, जैसे कि रोलिंग मिल्स हो गई, एक्नरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो कुछ इस तरीके से ये काम आपके यहाँ पे वर्क करी। फिर आपको पिट्सबर्ग के बारे में बताता है जो कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सिटी है, और वहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी पिट्सबर्ग है उसकी लोकेशन की वजह से उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया है। जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो कोयला होता है वो उसको वहाँ पे लोकली मिल जाता है, साथ ही जो उसके आयरन के ओर होते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, करीबन 1500 किलोमीटर से चल के वो आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को मतलब कि वहाँ पे खदानें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे बताता है कि भाई पिट्सबर्ग में आपका जो शिपिंग रूट सबसे सस्ते वाला है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे नेटवर्क वहाँ पे बने हुए हैं, तो उनकी हेल्प से वहाँ पे आपका सारा जो माल है वो आ जाता है। फिर वहाँ पे आपका जो आयरन है, स्टील है तैयार होता है, फिर उससे आपकी मशीनरी आगे चल के बनती है, ठीक है। फिर डू यू नो के अंदर आप सभी को बताता है द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर, हुरून, ओंटारियो, मिचिगन एंड ईरी। लेक सुपीरियर इन द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स, इट इज़ द हाइएस्ट अपस्ट्रीम देन अदर्स। कि भाई जो आपकी ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर्स, जो आपकी सुपीरियर लेक है, हुरुंटू, ओंटारियो, मैग्नीज एंड एरी लेक्स हैं, इनमें से जो आपकी लेक सुपीरियर है ना वो सबसे बड़ी लेक्स हैं। इन पांचों झीलों में से जो आपकी लेक ये सुपीरियर वाली है ना ये सबसे बड़ी है, और ये आपकी मतलब कि हाईएस्ट अपस्ट्रीम में रहती है बाकियों से, ठीक है।
अब यहाँ पे बताता है टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valley of the Monongahela and the Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio rivers below. It finished steels in transport to the market by both land and water routes. अब यहाँ पे बताता है कि भाई लेकिन आज के टाइम की अगर हम आपको बात बताएं तो आपके पिट्सबर्ग के अंदर मतलब कि ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हम लोगों को नहीं देखने को मिलती, जबकि वो आपकी मोन्जेला और एल्जनी जो आपकी रिवर्स पीछे थी जो कि पानी सप्लाई करती थी आपके पिट्सबर्ग को, वहाँ पे सेटअप होने लगी है। और फिर वहाँ पे वो क्या करती हैं, अपने स्टील को अपने आयरन को बनाती हैं, फिर आगे जाके वो उसको एक्सपोर्ट करती हैं आपके पानी की हेल्प से और आपके लैंड रूट की हेल्प से। फिर बताते हैं द पिट्सबर्ग एरिया हैव मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल, कि आपके पिट्सबर्ग एरिया के अंदर स्टील मिल को छोड़ के और काफ़ी सारी फैक्ट्री हम लोगों को देखने को मिलती हैं। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जबकि वो स्टील का इस्तेमाल करती हैं बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि रेल रोड्स हो गए, इक्विपमेंट हो गई, हैवी आपकी मशीनरी हो गई और रेल्स हो गई। ठीक है, अब यार हमारी जो स्टील इंडस्ट्री थी, आयरन इंडस्ट्री थी, इसको स्टडी करने के बाद, हमारी इसको डिटेल समझने के बाद अब बारी आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, अब यहाँ पे बताता है वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इन एन इज एन एंशिएंट आर्ट, कि भाई हमारे धागे से कपड़ा बनाना ये हमारा बहुत ही पुराना आर्ट है। कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, कि हम बहुत सारे धागों का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के, वूल के, सिल्क जूट फ्लैक्स, और इन सभी की हेल्प से हम अपने कपड़े बनाते हैं। The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them, कि भाई जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं किस बेस पे, कि हम कौन से टाइप का रॉ मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल मेरे ख्याल से इस लाइन के अंदर आपको कोई भी मतलब समझाने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर बताता है फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल of textile industry. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic and rayon. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हम सभी लोगों को मिल जाते हैं आपकी नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि आपकी वूल हो गई, सिल्क हो गई, कॉटन हो गया, लेनिन हो गया, जूट हो गया। और कुछ आपके ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हम लोग बनाते हैं, मैन मेड होती हैं, उनके अंदर आपका पोलिस्टर, नाइलॉन, आर्काइलिक एंड रेयन हो गए। इन सभी के बारे में मैंने आपको साइंस के अंदर ऑलरेडी बता रखा है, तो अब समझाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को। अब वर्ड ओरिजिन के अंदर आप सभी को बताता है द टर्म टेक्सटाइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सरी विच मीन्स टू वीव, कि भाई जो आपका टेक्सटाइल वर्ड है ये हमने टेक्सरी लैटिन वर्ड से उठाया है, जिसका मतलब होता है आपका वीव करना यानी बुनाई करना। फिर बताता है द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कि भाई जो आपकी कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी ओल्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर गिनी जाती है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th century कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। इन 18th century पावर लूम्स facilitated and development of cotton textile industry, first in Britain and later in other part of the world. Today India, China, Japan and the USA are important producer of the cotton textile. India has a glorious tradition of producing excellent quality cotton textile. Before the British rule, India had spun and had wove cloth already had a wide market. The muslins of Dhaka, sheets of Masulipatam, calicos of Calcutta, and gold wrought cotton of Bharatpur, Surat, and the Vadodara are known worldwide for their quality and design. But the production of hand woven cotton textile was extensive and time consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from new textile mills of the West which produce cheap and good quality fabric through machinized industrial units। अब देखो यार यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले तो यही बात बताता है कि भाई जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे पुराने इंडस्ट्रीज़ के अंदर गिनी जाती है। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जब तक आपका 18वीं सदी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर हम आपको बात बताएं तो जो आपका क्लॉथ था उसको हम तैयार करते थे हाथ के तरीके से, हम स्पिनिंग करके, वीविंग करके, साथ में एक व्हील हमारे पास होता था जिसको हम लूम्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब अपने धागों को और अपने कपड़ों को तैयार करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बताता है कि भाई सबसे फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज़ आना स्टार्ट हो गई 18वीं शताब्दी के बाद। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे बताता है कि सबसे पहले तो इंडस्ट्री थी आपकी ब्रिटेन के अंदर डेवलप हुई, फिर इंडिया, अफ्रीका और रशिया एंड अलग अलग पार्ट्स के अंदर वो चीज़ आपकी आगे चल के फैली। अब यहाँ पे बताते हैं आज के टाइम पे हम इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए सभी के अंदर हम अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने कपड़ों को प्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ पे बताता है कि अगर हम आपको इंडिया के ग्लोरियस ट्रेडिशन के बारे में बताएं तो जो पास्ट था वहाँ पे इंडिया सबसे अच्छे कॉटन टेक्सटाइल कपड़े बनाता था। और यहाँ पे बताता था कि भाई ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया के अंदर आपके कपड़े सिले जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, जैसे कि आपके मुसलिन हो गए ढाका के, जो कि बांग्लादेश की अभी राजधानी है, आपकी छींट हो गई आपकी मसूलीपट्टनम की, कैलिकोज हो गया आपके कलकत्ता का, गोल्ड रोड कॉटन हो गई आपकी भरतपुर की, सूरत की, वडोदरा की, उनको वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था उनकी अच्छी क्वालिटी और अच्छे बने होने के कारण। और जो रॉयल लोग थे वो उनको पहनते थे। अब यहाँ पे बताता है बट द प्रोडक्शन हैड वुमन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव। अब यार कोई भी कपड़ा हाथ से तैयार करते हो तो वहाँ पे आपको टाइम भी लगता है, ठीक है, और आपको मतलब कि बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उस वजह से जो कॉस्ट होती है कपड़े की, आप कीमत भी ज़्यादा ही लेंगे। तो फिर आगे चल के क्या हुआ, जब आपकी इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई तो कपड़े सस्ते दामों पे बनने लगे, बहुत जल्दी बनने लगे, और मशीन जल्दी जल्दी बहुत सारे कपड़े एक जैसे बना देती थी। तो उस वजह से जो वो सस्ते कपड़े थे उनसे ये हाथ से बनाने वाले कपड़े कम्पीट नहीं कर पाए, जिस वजह से यार वो आगे चले गए। और फिर इनको आगे जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इनको अपने काम को बंद करना पड़ेगा और कोई दूसरा धंधा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ में अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है वर्ल्ड मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन, कि भाई वर्ल्ड के आपके बड़े बड़े रीजन्स जहाँ पे आपके कॉटन की टेक्सटाइल हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे आप देखिए नीचे की साइड में, फिर यहाँ पे जो आपके गुजरात का रीजन हो गया, महाराष्ट्र का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का, इसको देखिए। उसी के साथ में ये हो गया आपके मेरे ख्याल से आपका वेस्ट का रीजन। फिर यहाँ पे यूरोप के अंदर आप देखिए, और ये आपके ब्रिटेन के अंदर भी है, यहाँ पे शो कर रखा है। फिर जापान को देख सकते हैं, और आपका ईस्ट चाइना को देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे कोई भी शो नहीं कर रखा है इन लोगों ने। उसी के साथ में एक बार यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप इसको देख लीजिए आपके इजिप्ट के एरिया को, फिर यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स को ले लीजिए आप, यहाँ पे आपका ब्राज़ील का रीजन हो गया। उसी के साथ में अगर हम बात करें आपके अमेरिका की तो यहाँ पे देख लीजिए आपके कनाडा के अंदर मेरे ख्याल से शायद से ये जा रहा है, पता नहीं देख लेना लेकिन आप, लेकिन ये आपकी बेल्ट जरूर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम आपको शो कर रखी है। फिर बताता है द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। द वार्म मोइस्ट क्लाइमेट, a port of importing machinery available for raw material and skilled labor resulted in a rapid expansion of the industry in this region। अब यहाँ पे बताता है कि सबसे पहले जो आपकी मैकेनिकल यानी कि मशीन टाइप की आपकी जो टेक्सटाइल मिल सेटअप करी गई वो आपकी मुंबई के अंदर सेटअप करी गई 1854 के अंदर। फिर बताते हैं कि आपके बम्बई का जो थोड़ा गर्म टाइप का क्लाइमेट रहता है, थोड़ी बहुत वहाँ पे नमी भी हम लोगों को देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ में वहाँ पे हम समुंदर के जरिए बहुत इजीली आपकी जो मशीनरी होती है उसको इंपोर्ट कर सकती हैं, और रॉ मटेरियल तो वहाँ पे अवेलेबल होगा ही, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसी है आपकी डार्क सोइल हम लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि ब्लैक सोइल जो ब्लैक रहती है आपकी, उसके अंदर कॉटन सबसे अच्छी प्रोड्यूस होती है। फिर वहाँ की जो लेबर्स है वो भी थोड़ी स्किल्ड थी, तो उसी की हेल्प से यहाँ पे इस रीजन के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गई। अब डू यू नो के अंदर आप सभी को फिर से फैक्ट बताएगा, और यहाँ पे कहता है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट द फोर्ट ग्लोस्टर नियर कलकत्ता इन 1818 बट इट इज़ क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। कि लेकिन अगर आपको रियलिटी में बताएं तो सबसे पहले जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल थी वो आपकी 1818 के अंदर सेटअप करी गई थी कलकत्ता के अंदर फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन किसी वजह से वो बंद हो गई। और उसके बाद अब सर्वाइव कौन सी करी, आपकी 1854 वाली। फिर बताते हैं इनिशियली this industrial flourished in state of Maharashtra, Gujarat because of the favorable humid climate. But today humidity can be created artificially and raw cotton is pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to the other part of the India. अब यहाँ पे बताता है लेकिन आज के टाइम पे जो हम नमी हमारे एटमॉस्फेयर में आपके मशीनों की हेल्प से या फिर किसी दूसरी इक्विपमेंट्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ में जो हमारी कॉटन है वो भी हमें मिल जाती है। तो अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो वर्ल्ड हमारे इंडिया के ही अलग अलग पार्ट के अंदर भी सेटअप होने लगी हैं।
अगर आपको हम एग्जांपल दें तो आपका कोयम्बटूर हो गया तमिलनाडु के अंदर, कानपुर ले लीजिए आप, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, चेन्नई आपके तमिलनाडु के अंदर हो गया, अहमदाबाद फिर आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, फिर मुंबई हो गया आपको महाराष्ट्र के अंदर, कलकत्ता हो गया, लुधियाना हो गया पंजाब के अंदर, पुडुचेरी पानीपत हो गया आपका हरियाणा के अंदर। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जहाँ पे हम लोगों को टेक्सटाइल मिल आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अहमदाबाद के बारे में बताता है और कहता है located in Gujarat on the bank of the Sabarmati River, the first mill was established in 1859. It soon became the second largest textile city of India after Bombay. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable location factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to the cotton growing area. This ensures easily available of raw material. This climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and easy available of land is suitable for establishment of mills. The densely populated states of Gujarat, Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well developed road and railway network permit easy transportation of textile of different part of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai ports nearby facilitates import of machinery and export to the cotton textile. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई ये जो आपका अहमदाबाद है गुजरात के अंदर पड़ता है, साबरमती नदी के पास पड़ता है। फिर बताते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मिल थी वो आपकी 1859 के अंदर यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। फिर यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है कि भाई यहाँ पे जो आपको मतलब कि जो बम्बई था उसके बाद जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट आपकी मिल सेटअप करी गई वो आपकी अहमदाबाद के अंदर ही सेटअप करी गई, और उसी वजह से हम इसको मैनचेस्टर भी कहते हैं हमारे इंडिया का। फिर यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपकी जो इसकी लोकेशन है बिल्कुल फेवरेबल है अब आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप सभी को समझाते हैं उसी के साथ में कि भाई जो आपका अहमदाबाद है वो आपका बिल्कुल क्लोज है उस रीजन के जहाँ पे आपकी कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। फिर यहाँ पे बताता है तो इस वजह से उसको जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ईजिली मिल जाता है। फिर जो आपका क्लाइमेट है यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पे आपके जो वर्कर्स होती हैं सेमी स्किल और स्किल दोनों टाइप के ईजिली मिल जाते हैं। साथ ही मशीनरी के लिए यहाँ पे पास ही बम्बई है जहाँ से आप इम्पोर्ट करा सकते हैं आपकी मशीनरी को, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताते हैं कि यहाँ से आपकी नेटवर्क बन रखे हैं पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं आपके फिनिश क्लोथ्स को बनने के बाद। ठीक है, डू यू नो के अंदर आप सभी को बताता है अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज़ एक्सपोर्टेड, कि भाई जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है 1/3 आपके टेक्सटाइल का वो सारा एक्सपोर्ट होता है, यानी कि बाहर देशों में चला जाता है। ठीक है, अब उसी के साथ में आपको समझाता है कोलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीज ऑफ क्लॉथ फ्रॉम अ टेलर शॉप एंड क्लासीफाई दैम अंडर द कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक एंड वुलन, फाइंड आउट द रॉ मटेरियल्स एंड यूज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी के अंदर कहते हैं कि आप किसी टेलर की दुकान पे जाओ, वहाँ पे जो आपके कपड़े कटे हुए गिरे होते हैं उनको उठाओ और पता लगाने की कोशिश करो कौन सा आपका कॉटन है, सिल्क है, जूट है, कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप सभी को बताता है बट इन रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नो अपग्रेडेशन ऑफ द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। लेकिन अब जो हमारे कुछ अभी के टाइम है अब हमको देखने को मिल रहा है कि जो आपके अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स थी उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उनकी नंबर्स जो थे कम हो रहे हैं, यानी कि अब कुछ मिल्स आपकी बंद करी जा रही हैं। इसका कारण ये है कि जो उनकी मशीनरी थी वो उसको अपग्रेड आगे नहीं कर रही हैं, और जो आपकी टेक्सटाइल मिल्स हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी वो आपकी सेटअप होने लगी हैं। अभी अगर मानो यहाँ पे मिल आ गई तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स डू के अंदर आप सभी को फिर से एक्टिविटी करने को देगा और कहता है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द प्लेसेस विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका, कि भाई आपका जो मैप है पूरे वर्ल्ड का वहाँ पे आप मार्क कीजिए प्लेस को जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि आपकी ओसाका के अंदर है। ओसाका आपका जापान के अंदर पड़ता है। यहाँ पे बताते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, इसको हम जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। फिर बताता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर, कि आपका जो ओसाका है वहाँ पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, बहुत सारे मतलब कि इसके जियोग्राफिकल फैक्टर हैं इसके पीछे।
फिर बताते हैं द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर दैट लैंड वॉज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। कि भाई जो आपके मतलब प्लेन है ना ओसाका के, वो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे बहुत इजीली लैंड मिल जाती है कॉटन को उगाने के लिए। वार्म humid क्लाइमेट इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, कि यहाँ का जो आपका थोड़ा गर्म और नमी वाला मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है स्पिनिंग के लिए भी और वीविंग के लिए भी। फिर बताते हैं द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, कि यहाँ से जो आपकी योडो रिवर जाती है वो आपका बहुत ही सफिशिएंट पानी प्रोवाइड करती है इस मिल के लिए। फिर बताता है लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल, लोकेशन ऑन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ रो cotton and for exporting textile. The textile industry at Osaka depends completely upon imported raw material. ये जो आपकी ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपकी कम्प्लीटली डिपेंड करती है आपका जो रॉ मटेरियल वो लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर, फिर आगे चल के अपनी टेक्सटाइल को वो एक्सपोर्ट करती है। फिर बताता है कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, और वो लोग आपके कॉटन को इम्पोर्ट करते हैं इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। फिर बताता है द फिनिश प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू द क्वालिटी एंड लो प्राइसेस। अब यहाँ पे फिर जो उनका प्रोडक्ट होता है फिर बाद में उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं और वो बहुत ईजिली एक्सपोर्ट हो जाता है क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है और वो कम दाम के ऊपर चीज़ों को दे देती हैं। Though it is one of the important textile city in the country, of late of the cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industry such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobiles and less electrical equipment and cement। कि लेकिन सबसे पहले तो आपकी वहाँ पे टेक्सटाइल थी, अब तो वहाँ पे आपकी और भी इंडस्ट्रीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि आपकी स्टील की हो गई, मशीनरी की हो गई, शिप बिल्डिंग की हो गई, ऑटोमोबाइल्स की हो गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की हो गई और सीमेंट की हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है तो आप इजीली कर ही लेंगे अगर आपने प्रोजेक्टर को ध्यान से समझे है, तीनों पार्ट्स को हमारे वीडियो के ध्यान से देखा है। तो अब यार नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, तो आज के इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करो जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।